Hello students, welcome back to our Indian polity series based on the Indian polity book by M. Lakshmikant. In this second video, we will discuss the fundamental concept that shape the Indian Constitution. अगर आप किसी भी तरह का इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड या किसी भी तरह का इंडिया का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या फिर आप जस्ट जानना चाहते हो कि किस तरह से हमारा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, तो आप सही जगह पे हो। और मेक श्योर कीजिए कि जो आपने पहले इसकी एक और वीडियो आया था उसको आपने पहले से देख रखा हो, और नहीं देख रहा होगा तो एक बार उसको ट्राई कीजिए उसको कंप्लीट करने का। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर 2 चलेगा जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से जानेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट है कि पहले है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका डिमांड के बारे में, ठीक है। तो इसका डिमांड जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कुछ एक स्टोरी के जैसा अगर देखना चाहें तो कुछ टाइमलाइन है, जैसे कि 1934 सीरीज़, एक जो 1934 का ईयर है उसको पहले देखना है। उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले एम.एन. रॉय, जो कि हमें उनको जानते हैं एज ए कम्युनिस्ट, और उनको जो भी इंडिया में जो भी कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ है उसमें उनका बहुत ही बड़ा रोल है। तो उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड आगे रखा, ठीक है। तो उसी डिमांड को 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस उसी डिमांड को ऑफिशियल डिमांड डिक्लेयर किया, और उन्होंने कहा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करेगा, ठीक है। उसके बाद इन 1938 व्हाट हैपन, जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी, मतलब आईएनसी के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि उन्होंने मतलब डिक्लेयर किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए जो कि मतलब कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंडियंस होंगे, कोई भी आउटसाइडर इंटरफेरेंस नहीं होगा। उन्होंने कहा था फ्री इंडिया के थ्रू हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहेंगे, और उसको बनाने वाला कौन होगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, और उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर होंगे उसका डिसाइड होगा अडल्ट फ्रेंचाइजीज़ के रूप में कि उसका कौन उसको मेंबर बनाएगा, ठीक है। और उसी को 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला, उसी को 1939 में आईएनसी ने उसी को इंडोर्स किया और री इनिशिएट किया और उसको एज ए रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। देन आफ्टर क्या हुआ, ये इतना चल रहा था, साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ये सब देख रहा था, उनको लग गया कि नहीं अब तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और उस टाइम वर्ल्ड वार का सिचुएशन भी हो रहा था और ब्रिटिश में गवर्नमेंट चेंज के ये सब कुछ चल रहा था। तो 1940 में उन्होंने क्या किया, इस डिमांड को एक्सेप्ट किया, ओके। और इस डिमांड को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपकी बात को मानते हैं, तो हम आपको 1940 में एक अगस्त ऑफ़र लेकर आया उन्होंने। और उस अगस्त ऑफ़र को जब आया था उसमें इंडिया के वॉइसरॉय थे लॉर्ड लिथिंगो, ओके। और ये जो अगस्त ऑफ़र आया था 8 अगस्त 1940 को आया था, और इसमें 3-4 डिमांड्स जो उन्होंने मतलब कि पॉइंट्स रखे थे। जैसे कि पहला उनका पॉइंट था कि हम जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको हम एक्सपेंस करेंगे, उसमें और इंडियंस को इंक्लूड करेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा था कि हम एक इस्टेब्लिश करेंगे एडवाइजरी वार काउंसिल, ठीक है। थर्ड था, उन्होंने बोला था कि हम इंडिया के माइनॉरिटी जो भी है उनकी बातों को अच्छे से रखेंगे, उनके माइनॉरिटी ओपिनियंस को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था, फोर्थ पॉइंट जो उनका था वो कहना था कि इंडियंस का राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं, इसलिए हम उनको राइट देंगे, उनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, ठीक है। ये 1940 में आया था, ये मतलब वहाँ पे बात हुई। तो अब इंडियंस बोले कि उसमें, हाँ इसमें एक चीज़ और था कि वो यहाँ पे इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो इंडियंस ये मतलब डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो प्रपोजल को उसे रिजेक्ट किया जा रहा था। तो इसी 1942 में अब उसमें वो आते हैं क्या, स्टैनफोर्ड क्रिप्स प्लान लेकर आते थे, वही सेम चीज़ डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे। अब इंडिया जो डोमिनियन स्टेटस अब दे रहे थे ब्रिटिशर्स 1942 में, उन्होंने बोला था 1942 में हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो अब इंडियंस बोले थे ये तो हम बहुत पहले इससे हम आगे निकल चुके, हमें अब फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए, ठीक है। तो अभी उसको उनको डिमांड को रिजेक्ट के साथ ही साथ उसमें और भी था, ये तो मतलब आईएनसी की बात थी कि वो बोलते थे डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट कर रहे थे। मुस्लिम लीग, उनका कहना था कि हमें एक नहीं, हमें अलग नेशन बनाओ, हमें अलग नेशन चाहिए, हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। तो मुस्लिम लीग उस तरीके से रिजेक्ट कर रहे थे। इंडिया में उस टाइम 2 पार्टी जो बड़ी पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग, एक आईएनसी। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुझे अलग कंट्री चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और आईएनसी का कहना था कि जो हम डोमिनियन स्टेटस आप दे रहे हो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, ओके। देन अब ब्रिटिशर्स को लग गया था कि ये तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो 1946 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स आते हैं फिर से 3 लोगों के साथ, ठीक है। उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन बोलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग थे, याद रखने, 3 मेंबर जो थे उनका मेंबर्स का नाम थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार पेपर में भी ये नाम पूछ दिया था, बीपीएससी जो आया था उसमें पेपर में आ गया था। तो उसका नाम अगर आप देखना चाहें तो लिख लीजिए। एक थे आपके पैट्रिक लॉरेंस, और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, थर्ड जो पहले क्रिप्स आए थे ना वही थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में, ये तीनों कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आए थे। ओके, याद रखिएगा। और इन्होंने बोला कि ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का हम बांट दे रहे हैं, आप बनाइए। तो उसके बाद इसमें जो स्कीम के अंदर फीचर में प्लान किया गया था, इसमें देखिए टोटल क्रिप्स मिशन ने बताया कि आपको अडल्ट फ्रेंचाइजीज के रूप में ही होगा, जैसे होता है सिलेक्शन, उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो कुछ था। और उन्होंने बोला था कि 10 लाखों पे 1 सीट मिलेगा उस तरह से, और उस टोटल 296 सीट बने वहाँ पे। ठीक है, 296 सीट हुआ जो कि ब्रिटिश इंडिया को अलॉट किया गया। ओके, उनमें से 296, अब इसका इलेक्शन हुआ वहाँ पे जब 1946 में, तो उसमें से 296, हाँ 208 यहाँ पर दिया हुआ कहीं पे, टोटल 389 थे, जिसमें से 296 सीट वे अलॉट ब्रिटिश इंडिया और 93 प्रिंसली स्टेट, 93 प्रिंसली स्टेट को हो गया। ठीक है, अब 296 सीट था, इसके इलेक्शन हुआ, जिसमें से जो याद रखने वाली चीज़ है, इसमें से जैसे थे आपके आईएनसी ने जो मेंबर इलेक्शन में आईएनसी ने सीट जीता वो 208 था। मुस्लिम लीग इन्होंने जीता था 73, और 15 इंडिपेंडेंट बॉडी थे, इंडिपेंडेंट मेंबर थे। ओके, 15, ओके, इतने लोगों ने वहाँ इस तरह से हुआ। इसमें से अब एक चीज़ और एक देखना है, टोटल इसमें से ये मेंबर्स हो गए, इसमें 15 वुमेंस, याद रखने वाला चीज़ है ये भी, क्योंकि कभी बीपीएससी अगर पूछते मान लो कितने वुमेंस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लिया था, इसमें 15 वुमेंस थे। ओके, उसके बाद ये सब वो पूरा दिया हुआ, इसको आप पढ़ना चाहते हो, फीचर क्या है, टोटल स्कीम का इन्होंने दे रखा है। ओके, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन में यहाँ पे देखिए 296 सीट अलॉटेड, 296 सीट अलॉटेड तो ब्रिटिश इंडिया, विच इज इलेक्शन हुआ इन जुलाई अगस्त 1946। INC वन 206, मुस्लिम लीग 73, एंड द स्मॉल ग्रुप जो इंडिपेंडेंट थे वो 15 जीते थे। ओके, however 93 seats allotted to the princely estate were not filled as decided to stay away from the constituent assembly। अब जो स्टार्टिंग में आपने देखा ना यहाँ पे ये कि यहाँ पे 389 में से 93 दिया गया था प्रिंसली स्टेट को, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम अलग रहेंगे, मुझे नहीं पार्ट होना उसमें, हम अलग से लड़ेंगे। ठीक है, हम मेरा अपना अलग कोई संविधान वगैरह नहीं होगा, हम अलग रहेंगे, उनका अलग, तो उन्होंने पार्ट नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने अलग डिसाइड किया कि पार्ट रहने के लिए। एक तरह से ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा नहीं था, बट स्टिल इट वाज बेस्ड ऑन द अडल्ट फ्रेंचाइजीज। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ कि इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट का वर्किंग स्टार्ट होगा। ओके, तो स्टार्ट कब हुआ, 9 दिसंबर 1946, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इज फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ पे 3-4 डेट से याद रखिए, 9 दिसंबर 1946, इसके 9 दिसंबर 1946 याद रखिए। इसमें क्या हुआ कि अब इसमें कितने लोगों ने पार्ट लिया। ठीक है, इसमें टोटल देखिए, अभी इसमें क्या हुआ ना, मुस्लिम लीग ने पार्ट नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने बोला कि हम पार्ट नहीं लेंगे, वो खुश नहीं थे, तो मुस्लिम लीग अलग हो जाते हैं, मुस्लिम लीग डजंट पार्ट। ओके, और इसमें गांधी जी भी पार्ट नहीं लेते हैं, जिन्ना भी पार्ट नहीं लेते हैं, तो टोटल उसमें जो मेंबर्स पार्ट लिए थे वो 211 211 थे, 207 दे रखा है। ठीक है, 207 यहाँ पे 207, सॉरी। द मीटिंग वाज दस अटेंडेड बाई 207 मेंबर्स, और इसमें जब मेंबर्स इसमें क्या हुआ, तो जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे एज ए प्रोविज़न, अभी भी जैसे जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उनको स्पीकर ऐसे बनाने की कोशिश किया जाता है, ऐसे ही सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि उसमें एक ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का
चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा, टेम्प्रेरी चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्वेश्चन आपको इस बार का यूपीएससी में प्री में आया था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन बने थे, टेम्प्रेरी। ठीक है, तो सचिदानंद सिन्हा। ओके, अब देखिए पहला डेट क्या हुआ याद रखना है कि 9 दिसंबर। उसके बाद 9 दिसंबर के 2 दिनों बाद 11 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बनाया गया। ठीक है, और दिसंबर 11 को ये, और इसके बाद 1-1.5 महीने बाद HC मुखर्जी जो इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। और साथ ही साथ एक लोग यहाँ पे और थे, BN राव। यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, वाइस नहीं दिया इन्होंने, एक याद रखिएगा, BN राव। BN रॉय ये बनाए गए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइज़र, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ये हुआ। उसके बाद अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन द असेंबली रेजोल्यूशन हैव 2 वाइस प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग VT कृष्ण, सेकंड छोड़ दीजिए, इतना जरूरत नहीं है। सेकंड वाइस बता रहे हैं कि यहाँ पे बाद में एक और वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे जो कि थे VT कृष्णामाचारी। ठीक है, इतना याद रखें। अब उसके बाद याद रखा आपने 9 दिसंबर, 11 दिसंबर। उसके बाद इसकी 11 दिसंबर के 2 दिनों बाद जवाहरलाल नेहरू एक चीज़ मूव करते हैं जिसकी हिस्टोरिकल उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है ना, एक तरीके का एक नींव रखा गया जिससे कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल या फिलोसफिकल जो एथिक्स जो भी फाइल्स है वो यहाँ से डिराइव होता है। ठीक है, जो बेसिक्स होता है, मान वो बोलते हैं बेसिक्स, ये नेहरू जी ने पास किया था। और इसमें एक तरीके बोला गया था कि इस अगर डायरेक्ट स्पीच बोले तो ये डिक्लेयर किया था कि इट्स ऑन, हमारा जो होगा इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और ये फॉर्म ऑफ इंडियन यूनियन के होगा, और ये ऐसा होगा कि सच एरिया विल इंक्लूड आवर कंट्री विच वेयर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर होगा वो सारा एरिया को हम लोग अब अंदर लेके आएंगे, अलॉन्ग विद द प्रिंसली स्टेट। उसमें साथ ही ये भी लिखा कि हम प्रिंसली स्टेट को भी अंदर लेके आएंगे, एंड सच एरिया कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड विच वांट टू ज्वाइन सोवरिन इंडियन। ठीक है, बोला कि साथ ही साथ हम उस पार्ट को भी ज्वाइन करना चाहेंगे जो हमारे बाद में अगर वो चाहेगा हम इंडिया का पार्ट होना चाहते हैं उनको भी अपने अंदर लेके साथ आएंगे। साथ ही साथ इंडिया का जो भी वहाँ के लोग होंगे उनको इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल अपॉर्चुनिटी देंगे। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थाउट, मूवमेंट, एसोसिएशन, रिलीजियस बिलीफ, और इस सबको जो अंडर रूल ऑफ लॉ के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये 13 दिसंबर को हुआ। उसके बाद इसको 22 इसके बाद 22 जनवरी 1947 होता है उस दिन इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। अब ये इन्होंने पास किया, जिसको डिस्कशन वगैरह हुआ होगा, उस डिस्कशन के बाद रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। ओके, और उसके बाद अब ये इतना तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए चेंजेस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंड इट। धीरे धीरे जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सब नहीं पार्ट लिए थे प्रिंसली स्टेट, अब वो भी ज्वाइन करने लगे। ऑन अप्रैल 28, 1947 representative of 6 states were part of the assembly after the acceptance of the Mountbatten Plan of June 3, 1947 for the partition of country. The representative of most of other princes took their seat in the assembly. अब देखिए माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून को 1947 को। उसमें क्या बोला गया था, इंडियन डोमिनियन एक अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा, 2 कंट्री का डिमांड किया गया था, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान होगा, 2 होगा। और उसके बाद बोला गया था कि हम लोग जल्दी जल्दी इंडिया को खाली करके चले जाएंगे। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है जिसमें कि कुछ चेंज करके इसको असेंबली वेर मेड ए फुल सोवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। द एक्ट एम्पावर द असेंबली टू अबॉर्गेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। द ऑल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। अब असेंबली देखिए एक लेजिस्लेटिव बॉडी ही बन रहा है उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। अब वहाँ पे 2 चेयरमैन काम करते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें 2 सेपरेट फंक्शन were assigned to the assembly, that is मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका 2 काम हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है, फॉर फ्री इंडिया। उसके बाद एंड इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया। एक तो लॉ बना ही रहे हैं, साथ ही साथ ऑर्डिनरी लोगों के लिए लॉ। ठीक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने अलग है, उसके बाद एक अलग तरीके से लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम कर रहा है
कि हम ऑर्डिनरी लॉ बना रहे हैं कुछ अपने लोगों के लिए। दिस टू टास्क वेयर टू बी परफॉर्म ऑन सेपरेट डेज, डस द असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि अगर इंडिया का फर्स्ट असेंबली क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोला जाता है, ठीक है, कि इस तरह से फ्री इंडिया। और एक तरीके से वो डोमिनियन था, फिर भी वो उसको बोला वेन एवर द असेंबली मीट एज द कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी इट वॉज चेयर बाय राजेंद्र प्रसाद। देखो अब जैसे ही असेंबली अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मीटिंग कर रहा है, उसको हेड जो चेयरमैन होगा राजेंद्र प्रसाद होंगे, और वो जैसे ही लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए काम करेगा तो उसको जीवी मालवांकर हेड करते थे, ठीक है। और दिस टू फंक्शन कंटिन्यू टू नवंबर 26, कब तक चला, 26 नवंबर 1949 से, क्योंकि इस दिनों तक क्या हुआ था, 26/11/1949 फाइनल ड्राफ्ट बना था। तो इसी दिन मतलब फाइनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट बन गया था। मुस्लिम लीग मेंबर्स including the Pakistan withdraw from the Constituent Assembly for India. Consequently, the total action of the assembly came down as 299 as against 380। स्टार्टिंग में कितना था, 389 था। अब मुस्लिम लीग चले गए यहाँ से, क्यों, उनका पाकिस्तान का डिमांड था, तो वो और उसको डिवाइड माइनस करने के बाद टोटल जो लोग बने 299 हो गए, ओके। और इसको फिक्स किया गया अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंस फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंस वाज रिड्यूस फ्रॉम 296 टू 229। पहले, अब उसके बाद में धीरे धीरे और कम के 229 हो गया। एंड दोज ऑफ द प्रिंसिल स्टेट फ्रॉम 93 टू 70। बाद में प्रिंसिल जो 93 थे वो 70 हो गए। द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज ऑन दिसंबर 1947 इस सोन टेबल में बनाया गया उधर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूंट बना लिया इन्होंने 26 नवंबर 1949 याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने और भी काम किया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना उन्होंने और भी बहुत सारा काम किया, जैसे कि in addition to making of constitution and enacting of ordinary law, the Constituent Assembly also performed the following function. It ratified Indian membership of the Commonwealth in the May 1949. Okay. उसके बाद it adopted the national flag। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग था उसको जुलाई 22, 1947 को अडॉप्ट किया। ये सारा पॉइंट्स है ना, बीपीएससी में पूछ सकता है। अब अगर जाके पिछले साल का क्वेश्चन देखोगे 68 का 69 का, उसमें इस चैप्टर से दो क्वेश्चन हर दोनों साल आए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्या उठा के सीधा यहीं से उठा के पूछ दिया है। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम। इन्होंने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को, याद रखना है, ओके। उसके बाद और क्या किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, ओके। नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया, ओके। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950, ओके। इतने इसके काम थे। 5 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, 5 में से कुछ भी पूछ सकता है वो बीपीएससी, एक भी पॉइंट उठाकर आप पूछ देगा, ठीक है। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशन। पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल कितने सेशन हुए, ठीक है, याद रखने के लिए। तो 2 साल, देखिए ये पहला क्वेश्चन जो है ना, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना दिन लगा था, ये 68 बीपीएससी क्वेश्चन है। ऐसी बात यूपीएससी में डायरेक्ट ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ दिया यार, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो टेम्प्रेरी मेंबर चेयरमैन थे वो कौन थे, तो खुद सोच लो इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। द कॉन्स्टिट्यूंट मेकर हैव गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज। इस संविधान को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट मेकर थे वो पूरे 60 देशों का घूमे, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बस कंसिडर फॉर 114 देश। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 64 लाख, सिर्फ उस टाइम 64 लाख लगे थे, ओके। ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। इट हाउएवर डिड नॉट एंड and continued at the Provisional Parliament of India from January 26, 1950, ठीक है। पार्लियामेंट रहा, प्रोविजनल पार्लियामेंट रहा टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। क्योंकि इलेक्शन तो बाद में हुआ ना, 1951-52 में हुआ, ओके। अब देखिए, अब इस सारा जो इन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन किया, तो क्या किया इन्होंने, ठीक है। तो कैसे काम किया इन्होंने, इतने सारे काम थे, तो इन्होंने अलग अलग कमेटी बनाया था हर एक चीज़ों के लिए। जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके भी हेड थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, सरदार पटेल इसके हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि मेन था, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो ड्राफ्ट कर रहा है, इसमें 7 मेंबर थे, डॉक्टर अम्बेडकर इसके हेड थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एंड, देखिए अब इसके लिए जो रूल बनेगा
फंडामेंटल राइट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ट्राइबल अफेयर को वो अलग से काम कर रहे हैं। उसके हेड कौन थे? सरदार पटेल। अब इसके अंदर 5 अलग अलग सब कैटेगरी बनाया गया था। सोच रहे एडवाइजरी कमेटी के अंदर 5 सब कैटेगरी। पहला फंडामेंटल राइट के लिए JB कृपलानी, दूसरा माइनॉरिटी के लिए SC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज असम के लिए इन सब गोपीनाथ बारदोली, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अर्थात असम के अलावा जो और भी एरिया थे, तो ऊपर असम के लिए सिर्फ हो गया, इसके लिए AB थाकर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, जो उस साइड में ट्राइबल एरिया थे, उसके अलग से एक कमेटी बनाया गया था, ठीक। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट। अब स्टेट्स भी तो इंडिया में नहीं आना चाह रहे थे ना, उनको अपने में कैसे लेके आए, उसके लिए भी हेड थे जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये है ड्राफ्टिंग कमेटी। क्वेश्चन तो 3 बार आ चुका। उसके बाद ये फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि विमेंस के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो ज़रूरी है बनाना क्वेश्चन, उनको भी उनका मजबूरी है, नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये मेजर कमेटी हुआ। कुछ मेजर कमेटी कितने थे? 8। कुछ माइनर कमेटी भी थे, उनमें कितने थे? माइनर कमेटी 13 थे टोटल, ठीक है। अब देखिए माइनर कमेटी में कौन थे? फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाउस कमेटी B पट्टाभाई सीताराम अय्या, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KA मुंशी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मालवांकर, एडहॉक कमेटी और ऑन द सुप्रीम कोर्ट S ब्रदाचारी, नॉट एस असेंबली मेंबर नहीं थे, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस B पट्टाभाई सीताराम अय्या, एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी रंजन सरकार, ये असेंबली की मेंबर नहीं थी, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन SK नॉट एन असेंबली मेंबर, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सोच रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट उसके लिए अलग से एक और कमेटी बनाया गया, उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन, और सिटीजनशिप के लिए जो कमेटी था उसके लिए S ब्रदाचारी, ओके। अब देखिए इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। अंबेडकर चेयरमैन, गोपाला स्वामी अय्यर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KA मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव। इन्होंने बाद में पहले मित्तल थे जो उनका हेल्थ ख़राब हो गया, इसलिए उनको रिप्लेस करके N माधव राव बने थे। और T कृष्णमाचारी ये भी बाद में आए थे, क्योंकि DP खेतन स्टार्टिंग में थे, उनका डेथ हो गया था। The drafting committee, after taking into consideration the proposal of the various committees, prepared the first draft of the Constitution of India, which was published on फरवरी 1948 को। अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्स्ट जो ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फरवरी 1948 को बनाया गया था। उसके बाद इसको 8 महीना के लिए इंडियंस में पब्लिश कर दिया, मतलब कि पेपर में आ गया, न्यूज़ पेपर में आ गया, मार्केट में बांट दिया गया। अब यहाँ पे जनरल डिस्कशन हुआ है लोगों के बीच में, हमारे आपके जैसे लोगों ने जनरल डिस्कशन किया, बोला कि हाँ ये सब ठीक है। इनको उनको लगा अगर कुछ रिकमेंडेशन करना तो रिकमेंडेशन भेज भी सकते थे, चिट्ठी लिख करके एड्रेस दिए होते आप भेजिए। उसके बाद पीपल ऑफ इंडिया वेर गिव 8 मंथ टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स इन लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट क्रिटिसिज्म एंड सजेशन। द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड अ सेकंड ड्राफ्ट विच इज़ पब्लिश इन अक्टूबर 1948। अब इन लोगों के सजेशन के द्वारा अक्टूबर 1948 में सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया गया, ठीक है। And the drafting committee took less than 6 months to prepare its draft. In all, it sat only for 141 days. पूरी तरह से देखें ड्राफ्टिंग कमेटी तो मात्र 141 डेज ली है, पर हाँ बीच में हॉलीडे होता है, बीच में कुछ डिस्कशन के लिए कहीं और लोगों पब्लिक ओपिनियन चल रहा है, कोई बाहर दूसरे कंट्री में जाके देख रहे हैं। उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट। डॉक्टर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन द November 4, 1948। फर्स्ट रीडिंग हुआ यहाँ पे, अभी फर्स्ट रीडिंग हो रहा है, ठीक है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। The assembly had a general discussion on it for 5 days till November 9, 1948. Okay, 5 दिनों तक इनका डिस्कशन हुआ। सेकेंड रीडिंग क्लाउज बाई क्लाउज कंसीडरिंग स्टार्टेड ऑन 15 नवंबर को, क्लाउज बाई क्लाउज रीडिंग स्टार्ट हुआ 15 नवंबर 1948 को, और जो एंड हुआ 17 अक्टूबर 1949 को। सोच रहे हैं रीडिंग 2 दिन चला क्लाउज बाई क्लाउज। During this stage, as many as 7,653 amendments were proposed. याद रखें 7,653 अमेंडमेंट प्रपोज किया गया, उनमें से 2,473 एक्चुअली से डिस्कस हुआ इन द असेंबली। इतने डिबेट डिस्कशन हुआ। आजकल का असेंबली में क्या होता है, 5 पॉइंट डिस्कस होने के बाद असेंबली चलो खत्म, सोच लीजिए। द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर 1949। ओके, 14 नवंबर
देखिए ना, सेकंड एंड कब हुआ था? 1949 इधर स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ और एंड हुआ था अक्टूबर 17 1949 को। सोच रहे हैं? उसके बाद थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुआ तुरंत उसके बाद अगले साल, उसी साल नवंबर 14 1949 डॉक्टर अम्बेडकर मूव द मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बाय पास द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज द पास्ट ऑन नवंबर 26 1949 and received the signature of the members and the president of total 299 members of the assembly। उसमें 299 मेंबर्स उन सबका साइन किया गया उसमें, जिसमें से 284 प्रेजेंट थे ऑन दैट डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल as the date on which the people of India in the Constitution Assembly adopted, enacted and gave themselves this constitution. The constitution as adopted on November 26 1949 contained a preamble। ठीक है, इसमें प्रीएम्बल आ गया था यहाँ पे 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स वर एडेड उसमें थे स्टार्टिंग में। द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। Ambedkar, the then law minister, piloted the draft constitution in the assembly. He took a very prominent part in the deliberation of the assembly. He was known for his logical, forceful, and persuasive argument on the floor of the assembly. He is recognized as the father of the Constitution of India. This brilliant writer, constitutional expert, and undisputed leader of SC is also known as chief architect of the Constitution of India. On November 19, 2015, the government of India has decided to celebrate November 26th of every year as the Constitution Day. क्यों? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि उस दिन हमारा संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन to citizenship, election, provisional parliament, temporary and transitional provisions and short title contained in Article 5। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब स्टार्ट उस दिन फोर्स में आ गया था। उसके बाद हाँ, अब देखो आप लोगों ने देखा ना कि यहाँ पे 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया था, सब कुछ तैयार हो गया था, बट हम लोग इंडिपेंडेंस या फिर रिपब्लिक डे जो मनाते हैं वो 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? उसके पीछे एक लॉजिकल बैक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज हम लोगों ने डिमांड किया था INC ने वो लाहौर सेशन में। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को उस दिन फर्स्ट टाइम हम लोगों ने झंडा फहराया था। उसी को रिमेंबर करते हुए इन्होंने बोला नहीं उसी दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ओके, कुछ कमेटी है सर, एक्सपर्ट्स कमेटी, फिर उन्होंने कुछ बताया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, टाइम कंज्यूमिंग था। ओके, अब देखिए उसमें कुछ चीज़ और थे। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, द एलिफेंट वॉज एडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? एलिफेंट, याद रखिएगा। सर BN राव वॉज अपॉइंटेड तक, ये एडवाइज़र आपको बता दिया था ऊपर मैंने BN राव के बारे में। उसके बाद HVR अयंगर वॉज सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन द कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि उस टाइम देखो कुछ जो है ना लिखा नहीं गया था प्रिंटिंग से, सारा कुछ हाथ से लिखा गया था, सब कुछ हाथ से लिखा गया। उसके बाद प्रेम बिहारी नारायण रायजादा was the calligrapher of national constitution. The original constitution was written by them in the by him in a flowing italic style। सोच रहे हैं उन्होंने हाथ से सारा संविधान को लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उसके बाद द ओरिजिनल वर्जन was beautified and decorated by artists from शांति निकेतन including नंदलाल बोस and बेहोर राम मनोहर सिन्हा। बेहोर राम मनोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड ब्यूटीफाइड ऑर्नामेंटेड द ब्यूटीफुल प्रेम्बल। आपने देखा होगा प्रेम्बल का पेज बहुत ही सुंदर है, तो ये उन प्रेम्बल के पेज को जो सजाया गया था ना, ओरिजिनली प्रेम्बल कैलीग्राफ बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, पर उसको सजाया गया था, उसको सजाने का काम था बेहोर राम मनोहर सिन्हा। दोनों ये थे, ये गुरु थे और बेहोर राम मनोहर सिन्हा उनके चेले थे। ठीक है, द कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द बसंत कृष्ण वैद्या एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड इन नंदलाल बोस। हिंदी वर्जन को जो लिखा था, कैलीग्राफ किया था वो बसंत कृष्ण वैद्या ने, और इसको डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। ठीक है, Originally, the Constitution of India did not make any provision with respect to an authoritative text of the Constitution in the Hindi language. Later, a provision in this regard was made on the 50th Constitutional Amendment Act of 1987. This amendment inserted a new Article 394A in the last part of Constitution, that is Part 22,
This article contains the following provision. The President shall cause to be published under his authority the translation of Constitution in Hindi, the modifications which are necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative text of the Central Act in Hindi can be made in it. All the amendments of the Constitution made before such publications should be incorporated in it. The translation in Hindi of every English. The translation of the Constitution and its every amendments published shall be constructed to have the same meaning as the original text in English. उन्होंने बोला था बहुत कुछ आप देखते हो ना, जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है ना, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, क्वेश्चन बनता है इंग्लिश में, उसको सीधा गूगल में डाल के हिंदी ट्रांसलेट करके एग्जाम में दे देते हैं, उसका मतलब ही बदल जाता है। तो इन्होंने बोला था नहीं, अगर आप संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो तो जो इंग्लिश में मतलब है वही सेम मतलब हिंदी में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गूगल से लिख दो, आपको इंग्लिश उसमें उस टाइम तो गूगल नहीं था उस तरीके से, पर ऐसा था कि मतलब कि आपको उससे मीनिंग लिखना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर दिया आपने, उसका मीनिंग होना चाहिए कि आपने अगर लिखा है यहाँ पे तो सेम उसका मीनिंग इंग्लिश में होना चाहिए। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पस इट्स ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। उसको हिंदी में डाला गया। अब देखिए वही तो रिजल्ट है, कांग्रेस 208, मुस्लिम 73, मैंने ऊपर बताया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में सीट्स ब्रिटिश इंडिया 292, प्रिंसली इंस्टीट्यूट 93, चीफ कमिश्नर प्रोविंस 4 था, टोटल हो गए। तीसरा देख कम्युनिस्ट कम्युनिटी वाज रिप्रेजेंटेशन द कॉन्स्टिट्यूशनली, हिंदू 163, मुस्लिम 80, शेड्यूल कास्ट 31। ओके ये इतना ठीक है। इंडियन पार्सियन सारे थे इसमें। इसमें देखिए हाँ 15 लोग थे, आपको मैंने बताया था वुमेंस मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है 15 मेंबर्स, कितने मेंबर्स थे 15 मेंबर। अब इसमें से मेंबर्स देख लिए कौन कौन थे, एक बार याद रखिए थोड़ा थोड़ा, जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन, जैसे कमला चौधरी इंपॉर्टेंट है, दुर्गा बाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजकुमार अमृत कौर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रेणुका राय इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे, सरोजिनी नायडू देखिए बिहार जनरल से थे, इनको ये इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ जरूरी है, इतना पढ़ना जरूरी है। स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एज ऑन दिसंबर 1946, मद्रास के 49, बॉम्बे से 21, वेस्ट बंगाल से 19, उसके बाद यूपी से 55, ईस्ट पंजाब से 12, इंडियन स्टेट प्रिंसली स्टेट से 70 थे। सारा देख लीजिएगा, इतना उतना जरूरी नहीं है सब। फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। टोटल याद रखिएगा कितने सेशन हुए थे, टोटली 11 सेशन हुए थे, याद रखिएगा। ओके उसके बाद कितने टाइम लिए थे, अदर कंट्री में अगर देखते हैं यूएसए में कितना है, लेस देन 4 मंथ, कनाडा में अबाउट 2 ईयर 6 मंथ, ऑस्ट्रेलिया अबाउट 9 ईयर, साउथ अफ्रीका अबाउट 1 ईयर। ओके याद रखने वाली चीज़ है। आर्टिकल जो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट हिंदी टेक्स्ट एंड रिपील एट द ग्लांस, ये सब ठीक है, उतनी ज़रूरत नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट था अपना, ये मेन था चैप्टर। इसमें बीपीएससी में दो क्वेश्चन पूछे, इस सेम चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहा है, इतना ध्यान रखिए कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है तो ओके ये थैंक यू। यही कंक्लूजन यही रहेगा कि इतना इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इतना देख लीजिए कि अगर देखेंगे कितना टाइम लगा संविधान को बनाने में, मेन मेंबर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, और लीगल एडवाइज़र मेंबर जो थे वो कौन थे। उसके बाद कुछ कमेटी में से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, फिर और वुमेंस कितने थे, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिएगा और अच्छे से कीजिए। थैंक यू। फिर से अभी थोड़ी देर में फिर से दूसरा वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, उसको भी डाल दूँगा। फटाफट कंप्लीट करेंगे पॉलिटी का इंपॉर्टेंट जो 15-20 चैप्टर वो सारा कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे। ओके थैंक यू, देखते रहिए।